नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। 4 जून एक तारीख जिसने कि हिंदुस्तान की सियासत में एक बार फिर से करवटों को बहुत गर्म कर दिया है और बहुत विरले ही वो पल आते हैं हिंदुस्तान की सियासत में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात का दावा कर रहा हो कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, सत्ता पर हम ही काबिज बैठेंगे और प्रधानमंत्री हमारे दल का होगा। स्थिति वैसी ही है कमोबेश 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद अभी परिणाम जो है अंतिम तौर पर नहीं पहुंचे हैं, रुझान ही आ रहे हैं क्योंकि कुछ सीटों पर काउंटिंग अभी भी जारी है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर बनती नजर आ रही है उसमें यही समझ आ रहा है कि एनडीए 290 से 292 सीटों पर जा रही है। बीजेपी के पास 240 सीटें आ रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो उसमें कांग्रेस के पास 99 सीटें और इंडिया गठबंधन कुल मिलाकर 220 से 225 सीटों तक पहुंच रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार हम बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बीच जो है बीजेपी के दफ्तर पहुंचे दिल्ली में। उन्होंने कहा कि हम जो है तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं, सत्ता में बैठने वाले हैं और आने वाले समय में हिंदुस्तान एक नया अध्याय लिखेगा। लेकिन मिलजुल कर ये जो सरकार बनाने की अब कवायद बढ़ रही है और बन भी रही है, इसमें समीकरण अब कितने बदल सकते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसको इस रिपोर्ट से हम बता रहे हैं। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। राजनीति के रंगमंच पर जब बड़े बड़े दावों के बाद पर्दा गिरा और हकीकत सबके सामने आई तो पता चला कि दावों के शोर के पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब की बार 400 पार के नारों और दावों के पीछे जब गिनती शुरू हुई तो नारा कुछ यूं बज गया कि अब की बार सिर्फ नैया पार और मिलकर बनानी पड़ेगी सरकार। अब जब सत्ता का बंटवारा होना लगभग तय हो गया है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि बंटवारे में किसको क्या मिलेगा, इस बंटवारे में कौन मालामाल होगा और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक समीकरण किस तरह और कितनी तेजी से बदलेंगे। तो आइए इस पर आपको विस्तार से बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम अपने पिटारे में क्या कुछ भर कर लाया है। 2024 के नतीजे एक बात तो स्पष्ट बताते हैं कि एनडीए की सरकार अगर अब बनी तो पहले घटक दलों यानी कि सहयोगी दलों की ताकत में भारी इजाफा होने वाला है। जैसे कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी दोनों ही किंग मेकर के रूप में उभरी है। और ये तो जगजाहिर सत्य है कि राजा से बड़ा राजा राजा को बनाने वाला होता है। नीतीश कुमार जो कि कई बार पाला बदलने के कारण कुछ हद तक रोष का सामना कर रहे थे, अब उनकी अहमियत बढ़ गई है। अब वो किंग मेकर हैं और ऐसे में भाजपा का जो उनके ऊपर दबाव था अब वो नहीं रह जाएगा। नीतीश पर भाजपा का संदेह और शक बेशक बना रहेगा, लेकिन बीजेपी ने इसका कोई स्थायी इलाज भी अब तक नहीं ढूंढा है। नीतीश कुमार के अलावा चंद्रबाबू नायडू का भी सत्ता में दखल बढ़ जाएगा। आंध्र प्रदेश से विधानसभा चुनावों के नतीजे भी घोषित हो गए हैं और वहां भी टीडीपी को बहुमत मिला है। तो कुल मिलाकर दोनों ही फ्रंट पर तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू मजबूत हैं और उन्हें राष्ट्रीय लेवल पर अब नीतीश जितना ही पावरफुल समझा जाना चाहिए। हालांकि इन सब के बीच एक और बात तय है कि बीजेपी के लिए अब चंद्रबाबू नायडू गले की फांस बनकर रहेंगे, जिनको साथ रखना भी कठिन होगा और छोड़ देना तो असंभव। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये मत होता था कि सरकार पूर्ण बहुमत की होनी चाहिए, लेकिन इस बार के चुनाव नतीजों में ये संभव होता कहीं से भी नहीं दिख रहा। इसलिए घटक दलों की महत्ता तो निश्चित तौर पर बढ़ गई है। दूसरा समीकरण जो गौर करने लायक है वो ये है कि बीजेपी में अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव होने के चांसेस बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनावों के समय से ही लोकसभा की तैयारी शुरू कर देने वाली बीजेपी को निश्चित तौर पर इस बार परिणाम वैसे नहीं मिले जैसी उनको उम्मीद थी। लेकिन एक और ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। लंबे समय साझा सरकार चलाने वाली कांग्रेस अधिकतर राज्यों में कमजोर इसलिए हो गई क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उसको घटक दलों के राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो दखल अंदाजी को कम करना पड़ा था। यही कारण है कि वहां धीरे धीरे घटक दल मजबूत होते गए और कांग्रेस का कैडर कमजोर होता गया। ठीक उसी तरह इस चुनाव परिणाम के बाद ये बात तो तय है कि बीजेपी को भी अब अलग अलग राज्यों में अपने सहयोगियों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। साझा सरकार चलाने के लिए अब भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को न सिर्फ रोज खुश करना होगा बल्कि इन राज्यों में अपने हस्तक्षेप को भी कम करना पड़ेगा।
हालांकि इन तमाम समीकरणों के बीच एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इस चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी जिस तरीके से पहले सदन में नए नए कानून आसानी से पास कर देती थी, अब उन तमाम कानूनों को पास करने से पहले बीजेपी को अपने सहयोगियों को भी साथ लेने की जरूरत पड़ेगी। तो 2024 के चुनाव परिणाम और इन तमाम समीकरणों को समझने के बाद एक और बात तय हो जाती है कि अब बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की राय और उनकी मौजूदगी को भी बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर बल मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 2024 के चुनाव परिणामों के बाद अगर सबसे ज्यादा करारा झटका किसी को लगा है तो वो लगा है एग्जिट पोल को, क्योंकि एग्जिट पोल ने आज से 3 दिन पहले जो माहौल बनाया था वो माहौल एकदम हवा में उड़ते दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन उस एग्जिट पोल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था रेस में, अब वो एनडीए के साथ नेक टू नेक फाइट में दिखाई दे रहा है। तो इस एग्जिट पोल पर भी हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि आखिर इस एग्जिट पोल की शुरुआत कब से हुई और इसके इर्द गिर्द जो इतना हल्ला मचाया जाता है, ये हल्ला कब से मचना शुरू हुआ है। एग्जिट पोल पर हमारी ये शानदार रिपोर्ट देख लीजिए। नहीं चला एग्जिट पोल का खेल, बीजेपी का मिशन 400 पार हुआ फेल। 1 जून को जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए तो मानो जैसे एक खेमे में दिवाली मनने लगी हो, तो वहीं दूसरे खेमे में मातम सा छा गया। नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। तो ये जो एग्जिट पोल है ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंडितों द्वारा तैयार किया गया है। Well, we are very hopeful that मैडम थोड़ा the exit poll. तो चलिए आपको सबसे पहले एग्जिट पोल के इतिहास से रूबरू कराते हैं। भारत में 1957 में एग्जिट पोल की शुरुआत हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने एग्जिट पोल का पहला सर्वे किया था। 1980 और 1984 में एग्जिट पोल किया गया था। औपचारिक तौर पर साल 1996 में पहली बार एग्जिट पोल की शुरुआत हुई। 1998 में पहली बार किसी निजी चैनल के लिए एग्जिट पोल किया गया। 1998 के बाद एग्जिट पोल चलन में आया। अब इतिहास के बाद आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर एग्जिट पोल के आंकड़े कब सटीक साबित हुए हैं। 2004 में ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी के खाते में 240 से 250 के बीच सीटें दिखाई थी, लेकिन वास्तविक आंकड़े इससे उलट थे और बीजेपी सिर्फ 181 सीटों पर सिमट गई थी। 2004 की ही तरह 2009 में भी एग्जिट पोल ने कांग्रेस के खातों में लगभग 200 सीटों का अनुमान लगाया था, लेकिन कांग्रेस को 262 सीटें मिली थी। 2004 और 2009 के बाद एग्जिट पोल की किस्मत भी पलट गई और चाणक्य ने बीजेपी की झोली में 336 सीटें डाली और बीजेपी को 340 सीटें मिली थी। 2014 की ही तरह 2019 में भी एग्जिट पोल सही साबित हुए और अनुमानित आंकड़ों के पास ही असल नतीजे रहे, लेकिन इस बार एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुआ है। कुछ एजेंसीज ने एनडीए को 400 सीटें मिलने का दावा किया था, कहीं भी कांग्रेस को 250 पार नहीं बताया था, लेकिन हुआ इसका उलट। बीजेपी 300 पार नहीं कर सकी, वहीं कांग्रेस एग्जिट पोल के दावे को झुठलाते हुए आगे निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एग्जिट पोल कहां एग्जिट कर गई है इस लोकसभा चुनाव में, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कुर्सी होती है सियासत की, उसके जो 4 पाए होते हैं, उन 4 पायों में सबसे मजबूत पाया उत्तर प्रदेश का ही होता है। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और इसी एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या बताया था कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में लगभग 68 से 72 सीटें आ रही थी एनडीए के खाते में, और इंडिया के खाते में जा रही थी 8 से 9 सीटें। लेकिन परिणाम जो आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एनडीए उत्तर प्रदेश में इस बार 33 से 37 सीटों के बीच ही जो है वो झूलता और लटकता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हुआ है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी कैडर के बजाय, समझिए कार्यकर्ताओं की दिक्कत है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके बजाय जो है इंडिया ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में कहां फंस गई पेच एनडीए गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से साइकिल पर सवार होते हुए पंजे के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, उसको समझना है तो इस रिपोर्ट को देखिए। 4 जून, वो तारीख जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। 4 जून तो आ गई,
लेकिन कौन जानता था कि इस तारीख के दामन में इतने राज छुपे हुए हैं। कौन जानता था कि 400 सीटों के दावे करने वाला एनडीए गठबंधन सिर्फ 305 सीटों पर सिमट जाएगा और एनडीए और बीजेपी को इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान भी उत्तर प्रदेश में होगा। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य ने ऐसा रंग दिखाया कि बीजेपी के झंडे का भगवा रंग भी फीका पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजनीतिक गलियारों के इस प्रमुख चौराहे ने बीजेपी की तेज रफ्तार में चले आ रही गाड़ी को ही लाल बत्ती दिखा दी? आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूपी और बताते हैं 80 सीटों का हाल क्या रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुल 80 सीटों में इस बार बीजेपी ने महज 32 सीटों पर ही जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी के खाते में 38 सीटें चली गईं। कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर विजय हासिल की, तो वहीं आरएलडी के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में भी 2 सीटें गईं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा ने तो अपना रुख बदल लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस बदले बदले मिजाज के पीछे आखिर वजह और क्या हो सकती है? क्यों उत्तर प्रदेश में कमल पर साइकिल भारी पड़ गई? दरअसल इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में ओबीसी का वोट मिला है। बीजेपी ने सही उम्मीदवारों का चयन भी नहीं किया और विपक्ष का आरक्षण और रोजगार का मुद्दा यूपी में बढ़ चढ़ कर चल गया। अग्निवीर और पेपर लीक की वजह से भी युवाओं में गुस्सा था और इन सब के बीच अखिलेश यादव का पीडीए फैक्टर यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फैक्टर काम कर गया। अब उत्तर प्रदेश के इस बदले मिजाज को देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मिजाज भी खुश हो गया। यूपी के तबीयत खुश कर देने वाले रिजल्ट को देखकर इंडिया खेमे की तरफ से बधाइयों का तांता लग गया है और इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए अपनी खुशी भी जाहिर की। मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। रुझान आ रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया है। भाजपा 230 से 240 के बीच में आ गई, यानी कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये गांधी परिवार और यहाँ की मेठी की जनता की जीत है। अब उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण और मायनों को समझाने के बाद आपको सूबे की 2 हॉट सीट की सैर पर लिए चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली की। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने ऐसी वापसी की है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित के सिर भी चकरा गए हैं। अमेठी और रायबरेली की जीत पर राहुल गांधी ने जनता का आभार जताया है। चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। एनडीए गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को जरूर पार किया, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी का हाल बदहाल ही रहा। बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और अब देखना होगा कि एनडीए की रणनीति और इंडिया खेमे के जोश में कौन भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नतीजे आज आए हैं, लेकिन अगर आप 2 दिन पुराने ट्वीट को अगर आप देख लीजिएगा अखिलेश यादव को, तो वो ट्वीट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो वोट हुआ है वो जनता का वोट नहीं है, डीएम का वोट है। इशारों इशारों में तंज कस रहे थे, लेकिन नतीजे जब उनके पक्ष में आए हैं तो ना आज डीएम पर ट्वीट हुआ है, ना ही आज ईवीएम पर ट्वीट हुआ है। उत्तर प्रदेश के नतीजे हालांकि चौंकाने वाले हैं। लिए चल रहे हैं आपको उड़ीसा भी, क्योंकि उड़ीसा में चुनाव लोकसभा के भी हुए, चुनाव विधानसभा के भी हुए और 24 साल के बाद उड़ीसा में नवीन किला पुराना हो गया, ढह गया। बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, बीजेपी की सरकार वहां पर बन रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिहाज से भी और विधानसभा के नतीजों के लिहाज से भी उड़ीसा में बीजेपी इस बार बहुमत में है। रुझान भी दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके के कि वहां पर बीजेपी बहुत मजबूती से नवीन पटनायक और उनके सहयोगी, उनके उत्तराधिकारी वीके पंडेन को चिढ़ाते हुए सरकार बना रहे हैं। उड़ीसा पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए। 24 साल तक उड़ीसा की जनता के दिलों पर राज करने वाला, 24 साल तक उड़ीसा के किले को अपना बनाने वाला, लेकिन मोदी की सेना ने इस किले पर ऐसा हमला बोला कि 24 साल जनता के प्रेम और विश्वास की मजबूत दीवारों से बना ये किला आज ढह गया है।
लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार तो सबको था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच बीजेपी उड़ीसा विधानसभा के चुनावों पर भी अपनी नजर टिकाए बैठी थी। लोकसभा के नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक भले ही ना रहे हों, लेकिन उड़ीसा ने बीजेपी को तोहफे में सत्ता की चाबी जरूर दे दी है। लोकसभा की जीत का मैन ऑफ द मैच अगर कोई है तो वो है बीजेपी का कप्तान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उड़ीसा विधानसभा में है कुल 147 सीटें। 74 है उड़ीसा विधानसभा का बहुमत का आंकड़ा। बीजेपी ने 147 में से 78 सीटें अपने नाम की। बीजू जनता दल के खाते में आई 51 सीटें। पिछले 24 साल से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज थी बीजेडी। 2019 में बीजेडी को मिली थी 113 सीटें। 23 सीटें जीतकर बीजेपी बनी थी मुख्य विपक्षी पार्टी। 5 मार्च 2000 के पहली बार उड़ीसा के सीएम बने थे नवीन पटनायक। बीजेपी नवीन पटनायक के सफेद किले को तो भेदने में कामयाब हुई है, लेकिन पटनायक के इस नवीन किले में आखिर बीजेपी ने सेंध कैसे मारी है, और अब जब बीजेपी ने सरकार बना ली है तो उन चेहरों पर भी नजर डाल लेते हैं जो उड़ीसा के सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, मनमोहन सामल, जयनारायण मिश्रा, अपराजिता सारंगी। केंद्र में सरकार बनाने में बीजेपी के भले ही पसीने छूट रहे हों, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी ने आसानी से फतह हासिल कर दी। अब देखना होगा पहली बार उड़ीसा की सत्ता में आई बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उड़ीसा विधानसभा के कुल 147 सीटों में से 134 सीटों पर जो है काउंटिंग हो चुकी है, पूरी काउंटिंग हो चुकी है, और जो बाकी शेष सीटें हैं उस पर अभी काउंटिंग चल रही है। लेकिन तमाम रुझानों में जो है बीजेपी उड़ीसा में बढ़त बनाई हुई है, सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर नवीन पटनायक का किला अब उड़ीसा में ढह चुका है। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। अब उड़ीसा से आपको लिए चले हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी ने अपनी ताकत से इंडिया के सामने भी अपनी मौजूदगी को सिद्ध कर दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालकर बता दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो तीखी तेवर है उनको झेलने की ताकत अभी ना तो इंडिया में है ना तो एनडीए में है। क्योंकि फिलहाल पश्चिम बंगाल में लगभग 29 सीटों पर टीएमसी जो है वो जीत दर्ज कर चुकी है। काउंटिंग अभी भी जारी है। रुझानों की माने तो लगभग 30 से 32 सीट के आसपास टीएमसी पश्चिम बंगाल में जीत सकती है, और इंडिया गठबंधन के साथ जाने का पहले ही टीएमसी ने ऐलान भी कर दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के पीछे के फैक्टर्स क्या रहे हैं, उन सब चीजों को समेटा है इस रिपोर्ट में। बहुत ध्यान से देखिए। इश्क और जुनून, ये दोनों विश्लेषण बंगाल की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, क्योंकि ममता दीदी बंगाल को जितना इश्क करती हैं, शायद वहां की जनता भी अपनी दीदी के प्रति उतना ही जुनून रखती है। 2024 के आम चुनाव बीजेपी के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं रहे, क्योंकि 2014 के बाद ये पहली मर्तबा होगा जब बीजेपी विपक्ष के बनाए हुए प्लान पर चलती गई, और अंत आते आते उसे पता ही नहीं चला कि कैसे वो विपक्ष के बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस गई। बंगाल में ममता दीदी का जादू ऐसा सिर चढ़कर बोला कि बीजेपी के राज्य से लेकर केंद्र तक के बुद्धिजीवी भी इस हार को पचा नहीं पाए। आइए समझते हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में ममता दीदी के नतीजे कैसे अलग रहे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी 18 सीटें। ममता दीदी की टीएमसी को मिली थी केवल 22 सीट। 2024 के चुनाव में केवल 12 सीट पर सिमट गई बीजेपी। ममता दीदी के नाम गई सूबे की 29 सीटें। 2019 के मुकाबले बीजेपी को बंगाल में 6 सीट का नुकसान हुआ। टीएमसी को 2024 में हुआ 7 सीट का फायदा। अब थोड़ी सी रोशनी प्रदेश की सबसे हॉट सीट संदेश खाली पर भी डाल देते हैं। बशीरहाट लोकसभा सीट का हिस्सा है संदेश खाली। बशीरहाट से नुरुल इस्लाम है टीएमसी कैंडिडेट। संदेश खाली की पीड़ित रेखा पात्रा है बीजेपी की उम्मीदवार। रेखा पात्रा को टिकट देकर बीजेपी ने खेला था इमोशनल कार्ड। बीजेपी के इमोशनल कार्ड पर भारी पड़ गया दीदी का जादू।
नूरुल इस्लाम ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती संदेश खाली सीट। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि मोदी के मैजिक के सामने दीदी का करिश्मा हावी कैसे हो गया। पश्चिम बंगाल की 27% आबादी मुस्लिम है। मुस्लिम वोट पाने में मात खा गई बीजेपी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने निभाई अहम भूमिका। बीजेपी को एंटी बंगाली भावनाओं का झेलना पड़ा नुकसान। बीजेपी के पास बंगाल में बड़े प्रभावी चेहरे की कमी है। ममता बनर्जी की लक्ष्मी योजना पर जनता ने भरोसा जताया। बीजेपी के लिए 2024 के आम चुनाव के आंकड़े पैरों तले जमीन खिसकाने वाले हैं। ममता दीदी के राजनीतिक कद को हल्के में लेना और बहुसंख्यक समाज को रिझाने के लिए बीजेपी ने बंगाल में अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। 31 पर परिणाम आ गए हैं, 11 पर अभी भी रुझान जारी है। टीएमसी की बात करें तो 23 सीटें टीएमसी जीत चुकी है। ममता बनर्जी अभी भी 6 सीटों पर जो रुझान है वो टीएमसी के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की बात कर ले तो 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। 5 सीटों के जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में लग रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि कम से कम 30 सीटें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लेकर आ रही हैं। खैर, पश्चिम बंगाल की कहानी को समझाने के बाद अब आपको लिए आ रहे हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में ऐसा माया जाल बुना गया, ऐसा मैजिक रचा गया कि 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली है और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद यह तय हो गया कि मध्य प्रदेश में ब्रांड मोहन यादव जमकर चला है और ऐसा चला है कि छिंदवाड़ा का किला भी 2024 के चुनाव में ढह गया। कमलनाथ ने हार स्वीकार कर ली। नकुलनाथ जो वहां से निवर्तमान सांसद थे वो अब हार गए हैं। विवेक बंटी साहू कमल के निशान के साथ छिंदवाड़ा से संसद पहुंचेंगे। ब्रांड मोहन पर बहुत शानदार रिपोर्ट है, ध्यान से देखिए। हमारे सब कार्यकर्ताओं की सामूहिक मेहनत रहती है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ में हमारे सारे लोग टीम से काम करते हैं, संगठन काम करता है और हम सब ने मिलकर के मेहनत की और इसका रिजल्ट आया। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ब्रांड मोहन का जादू ऐसा चला कि जो अब तक नहीं हुआ बीजेपी ने वो कर दिखाया। इतिहास को बदल दिया और ऐसी धमाकेदार जीत दर्ज की जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के किले ताश के पत्तों के मानिंद बिखर गए, गढ़ धराशायी हो गए और हर तरफ भगवा छा गया। मोहन यादव के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये पहली चुनावी परीक्षा थी जिसमें मोहन यादव न केवल पास हुए बल्कि 100 में से 100 नंबर भी हासिल कर इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश में ब्रांड मोहन का जादू समझना हो तो इस बात को जान लीजिए कि मोहन यादव के नेतृत्व में इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। छिंदवाड़ा को जीतने का भी नया कीर्तिमान रच दिया है, क्योंकि अब तक सिर्फ एक उपचुनाव में ही छिंदवाड़ा बीजेपी जीत पाई थी और तो और 2019 की मोदी लहर में भी छिंदवाड़ा बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। और ये एक साल 2024 का है जब दिग्विजय सिंह, नकुलनाथ और कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज भी मध्य प्रदेश में जीत नहीं पाए। फिर एक बार मोदी सरकार तो हमने देख रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। कल तक तो ये एग्जिट पोल के नतीजे खराब बता रहे थे, पूरे मीडिया को पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे थे। ये कह रहे थे किसी हालत में मैं राहुल गांधी कह रहा हूं कि 4 जून के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या हुआ उस बात का? फिर बन रहे मोदी जी प्रधानमंत्री। इस बात से इनकार करना बेहद मुश्किल होगा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव फैक्टर जमकर चला है। ये मोहन यादव फैक्टर ही है जो बीजेपी 18 साल सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर पाई, वो मोहन यादव ने महज 6 महीने में कर दिखाया। और छिंदवाड़ा की सीट भी बीजेपी की झोली में डाल दी। इसके लिए मोहन यादव ने जमकर पसीना भी बहाया है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे मोहन यादव ने ये कीर्तिमान रच दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही मोहन यादव लोकसभा चुनावों के लिए सक्रिय हो गए थे और लगातार अपने कड़े फैसलों से जनता का दिल जीतने की कोशिश में लग गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश भर में धुआंधार प्रचार भी किया और सभी 29 की 29 सीटों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद पहुंचे। इस लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 180 आम सभाएं की, साथ ही 58 रोड शो भी किए।
और इन सब के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा की सीट पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी। तभी तो मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रचार के लिए 10 दिन और 2 रातें छिंदवाड़ा में ही रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की एक टीम भावना के साथ हमने चुनाव लड़ा। हम 80% बूथों पर चुनाव जीत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्थकों को आज मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक सफलता के बाद डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। 29 सीटों पर जीत दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी मोहन यादव की अलग छवि बनने वाली है। विरोधियों के पास अब मोहन यादव के खिलाफ कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि नतीजे बताते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सिर्फ ब्रांड मोहन यादव चला है और बीजेपी ने मोहन यादव के नेतृत्व में क्लीन स्वीप करके नया कीर्तिमान रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश में ब्रांड मोहन ऐसा चला है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास पहुंच गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश, प्रदेश और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें विस्तार न्यूज पर जारी है। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।